क्या हाल है दोस्तों? वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम वॉल्यूम 14 का पार्ट 1। तो अगर आपने अभी तक वॉल्यूम 13 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर आसानी से देख सकते हैं। अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस UPI ID पर सपोर्ट कर सकते हो, और हाँ, सपोर्ट करने वालों को एक खास शाउट आउट भी मिलेगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे रीमुरु के सबसे पावरफुल डीमन सबऑर्डिनेट डियाब्लो ने अकेले ही ईस्टर्न एम्पायर की आर्मी के पूरे कमांड स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया। इसके साथ ही एम्पायर की 10 लाख की फौज भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लॉर्ड ऑफ विजडम के सजेशन पर रीमुरु ने रेजिस्टोरेक्शन ऑफ द डेड यूज करके 7 लाख इंपीरियल सोल्जर्स को दोबारा जिंदा किया और उन्हें अंडरग्राउंड लैबिरिंथ में काम दिया। एक पीड़ादायक मौत और एक डीमन लॉर्ड द्वारा पुनर्जीवित होने के बाद इंपीरियल सोल्जर्स ने अपनी हार मान ली। इस तरह एम्पायर के आक्रमण का पहला चरण मॉन्स्टर फेडरेशन की पूर्ण विजय के साथ खत्म हो गया। आज के एपिसोड में हम देखेंगे विजय समारोह का पहला हिस्सा और बेनिमारू की शादी की खुशियों भरी उत्सव। चलो शुरू करते हैं। 7 लाख इंपीरियल सोल्जर्स और ऑफिसर्स को रिवाइव करने के अगले दिन मॉन्स्टर फेडरेशन के अरीना में एक भव्य विजय समारोह रखा गया ताकि इस बड़ी जीत का जश्न मना सके। इस आयोजन में फेडरेशन के शीर्ष अधिकारी, मॉन्स्टर फेडरेशन के निवासी, लैबिरिंथ गार्डियंस और मिलिम की ओर से आई अतिथि भी शामिल थी, जैसे एल्बिस, फोबियो और फ्रे के नए बॉडीगार्ड्स जो 2 विंग्स कहलाते थे, यानी लूशिया और क्लेयर। साथ ही ड्वार्गन नेशन के प्रतिनिधि भी आए थे। जब सभी उपस्थित लोग इकट्ठा हो गए तो समारोह आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। सबसे पहले मंच पर आई शूना, जो रीमुरु के साथ खड़ी थी। रीमुरु जनता के सामने बोलना पसंद नहीं करता, इसलिए शूना ने उसका प्रतिनिधित्व करते हुए समारोह शुरू किया और सभी को प्रोत्साहित करते हुए एक प्रेरणादायक भाषण दिया। इस दौरान रीमुरु अपने अगले प्लान्स के बारे में सोच रहा था। योजना के मुताबिक इस सेलिब्रेशन में अचीवमेंट्स रिकॉग्निशन के समय कुछ लोगों को सम्मानित किया जाने वाला था। इस युद्ध के दौरान रीमुरु ने एक अत्यधिक संख्या में सोल्स प्राप्त की थी और उन्हें यूज करके वो अपने सबऑर्डिनेट्स को और भी शक्तिशाली बनाना चाहता था। लॉर्ड ऑफ विजडम के अनुसार किसी सबऑर्डिनेट को अवेकन करने के लिए पहले उसके पास डीमन लॉर्ड सीड की योग्यता होना आवश्यक था। रीमुरु के पास कुल 12 सबऑर्डिनेट्स थे जो इस एवोल्यूशन क्राइटेरिया को पूरा कर रहे थे। वे थे रंगा, बेनिमारू, शायन, गाबिरू, केल्ड, डियाब्लो, टेस्टारोसा, उल्टिमा, करेरा, कुमारा, जेगियन एयर और डालमन। एक बार जब उनकी योग्यता कंफर्म हो गई तो उन्हें ट्रू डीमन लॉर्ड में अवेकन करना पॉसिबल था। बस हर किसी को 1 लाख सोल्स देनी होती। पर इससे एक टेंशन भी थी। इस बार रीमुरु के पास 10 लाख सोल्स आ गई थी, जिससे कई सबऑर्डिनेट्स को अवेकन करना आसान हो गया। लेकिन इसका असर क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। रीमुरु को याद था कि जब उसने खुद अवेकन किया था तब उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल प्रोसेस से गुजरना पड़ा था, जिसमें वो 3 दिन तक बेहोश रहा था और उसके सबऑर्डिनेट्स भी कोमा जैसी स्टेट में चले गए थे। अगर फिर से ऐसा हुआ तो युद्ध के इस टाइम में उसके टॉप ऑफिसर्स कुछ दिन के लिए आउट हो सकते थे, जो बहुत रिस्की था। फिर भी रीमुरु ने डिसाइड किया कि अब और पावर अप करना जरूरी है। अभी युद्ध खत्म हुआ था और ईस्टर्न एम्पायर फिलहाल कमजोर था, इसलिए उनके पास फिर से हमला करने का टाइम नहीं था। बस एक टेंशन थी। एम्परर रुद्रा के इंपीरियल गार्डियंस पिछली लड़ाई में बर्नी और चीवू, जो टॉप 10 में थे, ने रीमुरु, बेनिमारू और क्लोई को भी सरप्राइज कर दिया था। अगर उनसे भी ऊपर के फाइटर्स आए तो फिर बेनिमारू और बाकी लोग भी मुश्किल में पड़ सकते थे। इसलिए युद्ध में ब्रेक का यूज करके शक्ति बढ़ाना सबसे सही मूव था। जैसे ही शूना का भाषण खत्म हुआ, अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले बेनिमारू को बुलाया गया, जो इस युद्ध का सुप्रीम कमांडर था और जिसने पूरी सेना को लीड किया था। बेनिमारू जैसे ही नाम सुनकर आगे आया, उसने रीमुरु के सामने घुटनों पर बैठकर सम्मान जताया। इसी बीच शूना ने उसकी उपलब्धियां पढ़नी शुरू कर दी और रीमुरु ने उसे टेलीपैथिकली बताया कि वो उसे अवेकन करने वाला है। फिर रीमुरु ने बताया कि वो सबसे पहले बेनिमारू और 8 और सबऑर्डिनेट्स को अवेकन करेगा, जबकि टेस्टारोसा, अल्टिमा और करेरा को सेफ्टी के लिए छोड़ देगा। इससे रीमुरु को लगा कि अगर कोई इमरजेंसी आई तो वो हैंडल कर लेंगे। जब बेनिमारू को ये सब समझ आया तो रीमुरु ने उसे अपनी टेंशन भी बताई। रीमुरु को लगने लगा था कि बेनिमारू और बाकी सबऑर्डिनेट्स पहले ही उससे ज्यादा ताकतवर हो चुके थे, जितना वो अपनी पहली इवोल्यूशन से पहले था। तो अगर इवोल्यूशन के बाद उनकी पावर लेवल रीमुरु से भी ऊपर चला जाए
तो वैसे तो रिमुरु को उन पर भरोसा था, लेकिन अगर अवेकनिंग के दौरान बेकाबू हो गए तो वहां मौजूद सभी के लिए खतरा बन सकते थे। बेनिमारू समझ गया कि भले ही रिस्क हो, लेकिन युद्ध को देखते हुए ये करना ही पड़ेगा। बेनिमारू के दिल में रिमुरु के लिए एक अलग ही इज्जत जाग उठी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रिमुरु उसे भगवान की तरह सर पर बिठा रहा हो। उसने रिमुरु की तरफ देखा और पूरी सच्चाई से वादा किया, मैं कभी भी बेकाबू नहीं होऊंगा। रिमुरु ने भीड़ की ओर देखा और जोर से ऐलान किया, इस जंग में बेनिमारू ने जो कमाल का लीडरशिप दिखाया है, उसके लिए मैं इसे आज से फ्लेयर लॉर्ड की उपाधि देता हूँ। असल में बेनिमारू अब डीमन लॉर्ड के बराबर ताकतवर बन चुका था, लेकिन वो खुद को डीमन लॉर्ड कह नहीं सकता था। इसलिए रिमुरु ने सोचा कि हर उस बंदे को जो ट्रू डीमन लॉर्ड की पावर रखता है, एक अलग लॉर्ड टाइटल दिया जाए, ताकि वो रिमुरु के अंडर ही रहे। अब बेनिमारू पहले जैसा गुस्सैल और तुनक मिजाज तो नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर की आग अभी भी चल रही थी। रिमुरु को लगा कि फ्लेम लॉर्ड से अच्छा नाम उसके लिए हो ही नहीं सकता था। इसके बाद रिमुरु और बेनिमारू के बीच एक सोल कॉरिडोर बना और रिमुरु ने 1,00,000 आत्माओं की शक्ति उसमें डाल दी। बेनिमारू की बॉडी से भारी ऊर्जा निकलने लगी, जिससे ये साफ था कि उसका अवेकनिंग शुरू हो चुका था। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी ऑरा फिर से शांत हो गई। इतनी बड़ी ताकत मिलने के बाद भी बेनिमारू में कोई बदलाव नहीं दिखा और पूरा एरिना साइलेंट मोड में चला गया। थोड़ी देर बाद बेनिमारू खुद भी कंफ्यूज होकर बोला, भाई प्रॉब्लम मुझ में ही है लगता है। उसने बताया कि वॉइस ऑफ द वर्ल्ड से उसे ऑप्शन मिला था कि वो ओनी से डिवाइन ओनी बन सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो वो कभी बाप नहीं बन पाएगा। अब इस दुनिया में जब प्यार से कोई संतान पैदा होती है तो वो माता पिता के मैजिक्यूल्स चूसती है, जिससे उनकी लाइफ स्पैन कम हो सकती है। इसी वजह से ज्यादातर ताकतवर रेस फैमिली प्लानिंग से दूर रहती थी। अब डिवाइन ओनी असल में स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म होते हैं जो जब तक उनका कोर नष्ट न हो तब तक दोबारा जिंदा हो सकते हैं, तो उनके लिए बच्चों का होना बिल्कुल मायने नहीं रखता था। लेकिन बेनिमारू के लिए बात कुछ और थी, क्योंकि वो ओगर्स का चीफ था। उसकी पूरी जाति लगभग खत्म हो चुकी थी और वो खुद को अपनी बची हुई कौम की जिम्मेदारी से बांधे हुए था। जब तक ये दायित्व पूरा न हो तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकता था। इसके अलावा उसके अब तक शादी न करने की एक और वजह थी, उसकी गजब की फैन फॉलोइंग। मॉन्स्टर फेडरेशन की कई लड़कियां उस पर फिदा थी, खासकर हाकुरू की बेटी मोमीजी और बीस्ट नेशन की सुपर हॉट एल्पिस। एक तरफ खूबसूरत लड़की, दूसरी तरफ मिस्टीरियस दीदी। अब बंदा कंफ्यूज हो तो क्या गलत है। बेनिमारू और रिमुरु ने आंखों ही आंखों में बात कर ली, लेकिन अब सवाल ये था, रिमुरु उसे इनाम में क्या देने वाला था। अब इस अजीब माहौल को हैंडल करने के लिए रिमुरु ने तगड़ा गेम खेला। उसने बेनिमारू की झिझक को सीधे इग्नोर किया और बिना किसी नोटिस के जोर से ऐलान कर दिया, बेनिमारू का इनाम ये है कि उसे मेरी इजाजत से शादी करने का हक मिल रहा है। बेनिमारू पूरी तरह से शॉक्ड। पूरे एरिना में जोरदार शोर मच गया। हर तरफ चीयरिंग और सीटियां बजने लगी। शुना, शायन और बाकी सब बेनिमारू के लिए खुशी से उछल पड़े और इधर हाकुरो चुपचाप अपनी तलवार के हत्थे पर हाथ रखे बैठा था। मोमिजी और एल्बिस, जो इस पूरे ड्रामे की हीरोइनें थीं, रिमुरु की इजाजत से बेनिमारू के पास आकर खड़ी हो गई। मोमिजी ने झट से बोलना शुरू किया, रिमुरु सामा, मैं बेनिमारू से शादी करना चाहती हूँ, कृपया इजाजत दें। इसके ठीक बाद हाकुरू भी अपनी बेटी के अरमान पूरे करने के लिए आगे आया और बोला, इस जंग में मैंने जितनी भी उपलब्धियां हासिल की हैं वो सारी मैं मोमिजी को ट्रांसफर कर रहा हूं ताकि उसका सिरप पूरा हो सके। इधर बेनिमारू का दिमाग पूरी तरह से हैंग हो चुका था। वो अब भी ये सब डाइजेस्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि एल्बिस ने थोड़ा लेट से मगर जोरदार ट्विस्ट डालते हुए रिमुरु की ओर देखा और बोल पड़ी, रिमुरु समा, मुझे बेनिमारू की दूसरी पत्नी बनने की इजाजत दें। रिमुरु सन्न। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि मोमिजी और एल्बिस, जो अभी तक प्रतिद्वंदी थी, अब आपस में पूरी तरह से सेट और खुश नजर आ रही थी। यानी ये दोनों चाहती थीं कि बेनिमारू बिना किसी टेंशन के दोनों से शादी कर ले। अब तक बेनिमारू की आत्मा भी उसकी बॉडी छोड़ने की सोच रही थी। उसने रिमुरु की ओर बेचारगी से देखा और रिमुरु ने भी वैसी ही बेचारगी वाली नजरों से लॉर्ड ऑफ विजडम की ओर देख लिया। थोड़ी देर बाद लॉर्ड ऑफ विजडम ने एक बढ़िया बहाना निकाल लिया। मॉन्स्टर फेडरेशन के कानून के हिसाब से बहुविवाह पॉलीगमी की इजाजत सिर्फ उन औरतों को है जो विधवा ही
जो हैं और बच्चे पैदा करना चाहती हैं, यानी अल्बियस दूसरी पत्नी नहीं बन सकती। अब रिमूरू को लगा कि यहाँ से मामला खत्म, लेकिन अल्बिस इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ रिमूरू की ओर देखा और बॉम्ब फोड़ दिया। दरअसल मैं विधवा हूँ। रिमूरू, वेट, व्हाट? बेनीमारू, एक्सक्यूज मी। फिर अल्बिस ने खुद ही पूरी कहानी बता दी। मैंने हाल ही में शादी की थी, लेकिन मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए मैं मॉन्स्टर फेडरेशन के कानून के अनुसार दूसरी शादी करने के लिए पूरी तरह से योग्य हूँ। अब रिमूरू के चेहरे पर पैनिक मोड ऑन हो गया, क्योंकि अगर अल्बिस का पति हाल ही में मरा था और वो रिमूरू की तरफ से हुई जंग में मरा था, तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन सकता था। रिमूरू ने जल्दी से पूछ लिया, ठीक है, लेकिन तुम्हारे स्वर्गीय पति थे कौन? अल्बिस ने जवाब दिया, फोबियो। रिमूरू, व्हाट? अब तो बेनीमारू भी पूरी तरह चौंक गया। फोबियो, जो थ्री बीस्ट के टीयर्स का एक मेंबर था, वो रिमूरू के सामने अब भी जिंदा बैठा था। रिमूरू और बेनीमारू ने एक साथ फोबियो की तरफ देखा। बेचारा फोबियो, जो अभी तक चुपचाप बैठा था, रिमूरू का ध्यान अपनी तरफ आते ही धीरे धीरे उठा और अल्बिस के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया, चेहरे पर गिल्टी एक्सप्रेशन लिए। फिर धीरे धीरे पूरी साजिश सामने आई। असल में मोमिजी और अल्बिस पहले प्रतिद्वंदी थीं, लेकिन अब उन्होंने एक साथ प्लान बनाकर बेनीमारू को अपने जाल में फंसा लिया। प्लान क्या था? अल्बिस ने पहले फोबायो से शादी की, फिर दोनों ने लैबिरिंथ में जानलेवा द्वंद्व युद्ध ड्यूअल टू द डेथ का नाटक किया। अल्बिस ने जीतकर विधवा का दर्जा हासिल कर लिया। फोबियो बच गया, क्योंकि लैबिरिंथ में मरने वाले रिवाइव हो सकते थे। यानी अल्बिस ने मॉन्स्टर फेडरेशन के कानून का पूरा फायदा उठा लिया। और हाँ, अगर फोबियो जीत जाता तो अल्बाइस को सच में उससे शादी करनी पड़ती। इसलिए फोबियो ने सिर्फ इसलिए पामना अपनी जान दांव पर लगा दी ताकि अल्बिस बेनीमारू से शादी कर सके। रिमूरू और बेनीमारू, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दी। अब रिमूरू को समझ आ गया कि इस पूरे गेम में असली पिटने वाला बंदा फोबियो था, लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। अचानक शूना धीरे धीरे आगे आई और बेनीमारू पर एक सख्त नजर डाली। शूना ने धीरे से बेनीमारू की तरफ देखा और कहा, मोमिजी और अल्बिस ने इतनी मेहनत की, अपना पूरा समर्पण दिखाया, अब तुम्हारी बारी है एक मर्द की तरह जवाब देने की। अब तो माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। भीड़ भी बेनीमारू को चिढ़ाने लगी। चलो भाई, फैसला करो। बेनीमारू के माथे पर पसीना आ गया। वो गहरी सोच में पड़ गया। उसके दिमाग में दो बड़ी चिंताएं थीं। पहली, मजिन्स केवल सच्चे प्यार से ही बच्चों को जन्म दे सकते थे। अगर उसने दोनों से शादी कर ली लेकिन सच्चे दिल से सिर्फ एक को चाहा तो यह धोखा होगा। दूसरी, अगर उसने डिवाइन ओनी के रूप में जागृति एवोल्यूशन प्राप्त कर ली तो वो अमर हो जाएगा और समय के साथ मोमिजी और अल्बिस से हमेशा के लिए पिछड़ जाएगा। लेकिन मोमिजी और अल्बिस ने साफ कर दिया कि ये कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वे भी खुद को विकसित इवॉल्व कर लेंगी, या कम से कम इतना जरूर सुनिश्चित करेंगी कि उनके बच्चे बेनीमारू के लिए खुशी लेकर आएं। मोमिजी, तुम्हें हमसे अलग होने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बेनीमारू, अल्बिस, हम सब कुछ पहले से सोच चुके हैं। अब बेनीमारू के पास कोई और चारा नहीं था। उसने गहरी सांस ली और रिमूरू की ओर देखा। रिमूरू सामा, कृपया मुझे मोमिजी और अल्बिस से शादी करने की अनुमति दे। अब तो पहले से ही तय नतीजे पर मुहर लग चुकी थी। रिमूरू अपनी सीट से कूद पड़ा, अपनी ह्यूमन फॉर्म में बदलते हुए जोर से चिल्लाया, मैं अनुमति देता हूँ। तभी तीनों के बीच एक सोल बॉन्ड बना, एक आध्यात्मिक बंधन जो इस बात की पुष्टि करता था कि मजिन्स बिना सच्चे प्यार के बच्चे नहीं पैदा कर सकते। रिमूरू के इस ऐलान के बाद बेनीमारू ने हल्की मुस्कान के साथ मोमिजी और अल्बिस को देखा और हल्का सा शर्मा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सीना चौड़ा किया, दोनों को गले लगाया और पूरी जनता के सामने वादा किया, मैं तुम दोनों से हमेशा सच्चा प्यार करूंगा। पूरा एरिना तालियों और जश्न के शोर से गूंज उठा। लोगों ने इस नवविवाहित तिकड़ी को बधाइयां दी और साथ ही थोड़ी जलन भी जताई। बेनीमारू के चेहरे पर पूरी खुशी झलक रही थी और वो स्टेज से नीचे उतर गया। लेकिन जश्न अभी खत्म नहीं हुआ था। अब बारी थी 3 महान सेना कमांडरों गोप्ता, गेल्ड और गबीरू को सम्मानित करने की। गोप्ता की बात करें तो दुर्भाग्य से उसका विकास एवोल्यूशन
संभव नहीं था, क्योंकि उसकी लड़ाइयां मुख्य रूप से रंगा के साथ एक होकर लड़ी जाती थीं, जिससे उसका व्यक्तिगत रूप से जागृत होना मुश्किल था। ऊपर से उसे ज्यादा पैसों की भी कोई जरूरत नहीं थी। तो रिमुरु ने गोप्ता के लिए एक स्पेशल इनाम सोचा। गोप्ता को रिमुरु सामा के साथ किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह से कैजुअल बात करने की इजाजत दी गई। यानी गोप्ता के लिए कोई औपचारिकता नहीं, कोई जी हुजूर नहीं, कोई सलामी नहीं, बस दोस्ताना अंदाज में मस्ती। रिमुरु ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि गोप्ता को फॉर्मल बातें करने में बहुत दिक्कत होती थी। अगर उसने जबरदस्ती कोई सम्मानजनक बात करने की कोशिश की तो उससे बड़ी गलतियां हो सकती थी। इसलिए इसे रोकने के लिए और गोप्ता के अनोखे व्यक्तित्व को स्वीकार करने के लिए रिमुरु ने उसे विशेष अधिकार दे दिया। जैसे ही रिमुरु ने ये घोषणा की, बेनीमारू की शादी से भी ज्यादा जोरदार शोर उठा। हर कोई गोप्ता की किस्मत पर चलने लगा। श्योल और शुनातक ने गोप्ता की ओर खतरनाक नजरों से देखा। गोप्ता ने रिमुरु की मंशा को समझा और एक बड़ा सा धन्यवाद देता हुआ झुक गया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, क्योंकि उसे सबसे बड़ी जीत मिल चुकी थी। और अगर गोप्ता का जिक्र हो रहा है तो रंगा और उसके एडवाइजर हाकुरु को कैसे भूल सकते हैं। हाकुरु को एक नया लेजेंडरी वेपन मिला, स्पेशली क्राफ्टेड बाय कुरोबे, एकदम टॉप टियर क्वालिटी का। रंगा की बात करें तो उसके पास इवॉल्व होने की एलिजिबिलिटी थी, इसलिए रिमुरु ने उसको टाइटल दिया स्टार लॉर्ड। और जैसे ही उसने 1,00,000 सोल्स अब्सॉर्ब की, वो सीधे रिमुरु की शैडो में चला गया और डीप स्लीप में चला गया अपनी एवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट अवॉर्डीज, गेल्ड और गबीरू। गेल्ड जो कि हाई ऑर्क लीडर है, उसको दिया गया टाइटल बैरियर लॉर्ड और गबीरू को मिला ड्राको लॉर्ड। जैसे ही उनका अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उनकी रेस भी ब्लेस्ड हो गई। मतलब हाई ऑक्स और ड्रैगन यूट्स की पावर लेवल भी काफी बढ़ चुकी थी। अब एंट्री होती है 3 प्राइमोर्डियल डीमन ब्यूटीज की। ये तीनों डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट्स की हेड्स थीं और फेडरेशन की एक्सपेंशन में काफी बड़ा रोल प्ले कर चुकी थी। अगर सिर्फ कॉम्बैट पावर बढ़ाने की बात होती तो इनकी एवोल्यूशन को प्रायोरिटी मिलती, पर एक प्रॉब्लम थी। ये पहले ही इतनी पावरफुल थी कि रिमुरु को चिंता थी कि अगर इवॉल्व हो गई तो क्या अपनी पावर को कंट्रोल भी कर पाएंगी या नहीं। इसीलिए रिमुरु ने डिसाइड किया कि पहले डियाब्लो के एवोल्यूशन का रिजल्ट देखेंगे, फिर इनके लिए डिसीजन लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिला। रिमुरु ने ऑफिशियली कोर एग्जीक्यूटिव्स का स्टेटस दिया, प्लस वॉर टाइम कमांड अथॉरिटी भी, और सबसे ऊपर तीनों को एक एक धमाकेदार टाइटल मिला। टेस्टारोसा, किलर लॉर्ड उल्टिमा, पेन लॉर्ड करारा, मेनास लॉर्ड, और इसी के साथ विक्ट्री सेलिब्रेशन का पहला फेज खत्म हो गया। लेकिन कहानी अब भी बाकी है दोस्तों। अगला सेगमेंट होने वाला है लैब्रिंथ, गार्डियंस और डियाब्लो शाउन के बड़े मोमेंट्स पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही इस चैनल को ग्रो करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।